Edusalis Education with peace of mind. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रसिका गुप्ता, आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे एड्यूसोलेस पे। आज के वीडियो में हम सारी ही मेडिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं मेल्स और फीमेल्स के। तो अगर आप अग्निवीर में आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किसी के भी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको सारे ही मेडिकल चेकअप्स बताने वाले हैं जो आपको किए जाएंगे, साथ में कौन से डिफेक्ट पाने पर आपका रिजेक्शन हो सकता है, और अगर आप में किसी भी तरीके का कोई डिफॉर्मिटी है या छोटा मोटा डिफेक्ट है तो आप उसको कौन से योगा आसन से ठीक कर सकते हैं, वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन की। तो मेन में ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बाल छोटे छोटे कटवा के जाने हैं, साथ में पूरी क्लीन आपकी शेविंग होनी चाहिए। फेस पे भी किसी तरीके के बाल, बहुत ज़्यादा बियर्ड, ये सब नहीं रहनी चाहिए। बाकी नॉर्मल सभी का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होगा, जिससे कि ब्लड ग्रुप वो लोग नोट डाउन करेंगे, और अगर ब्लड टेस्ट के थ्रू और भी कोई डिजीज़ेस होती हैं तो वो सब डिटेक्ट हो जाती है। विमेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट पाई जाएंगी तो वो आउट कर दी जाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट डिस्कस करते हैं आईज़। तो फ्रेंड्स, आईज़ में कैसे टेस्ट होता है, वो एक पेंसिल लाएंगे और पेंसिल को इस तरीके से मूव करेंगे और उसी डायरेक्शन में आपको अपनी आई बॉल मूव करते जानी है। तो इस तरीके से वो देखेंगे कि आपकी आई बॉल प्रॉपरली हर डायरेक्शन में मूव हो रही है। आपकी आईज़ का वो लोग टेस्ट करेंगे मशीन से कि वो ब्राइट, क्लियर, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का आपका एक विज़न चार्ट रहेगा। वो आपको पहले एक आंख बंद करके सारे उसमें अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स रीड करने रहेंगे और फिर वो दूसरी आंख से पढ़ना रहेगा। तो इस तरीके से आपके आई साइट, आपकी विज़न 6x6 की है कि नहीं, इस तरीके से आपकी आई साइट वो लोग चेक करेंगे। दूसरी जो आईज़ में चीज़ चेक की जाती है वो की जाती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आप जैसे देख रहे हो ये चार्ट, इसमें आपको पता होने चाहिए 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उनको ये डिफरेंट कलर्स पहचानने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस चार्ट में दिए गए दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करके बताइए क्या नंबर्स है। इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इस केस में क्या होता है, ज़्यादातर 2-3 नंबर्स पूछे जाते हैं। अगर आपने तुरंत सही जवाब दे दिया तो ये टेस्ट आप पास करते हो, कलर ब्लाइंडनेस वाला। अदरवाइज़ अगर कोई गलती से आपने गलत भी आंसर दे दिया तो 3-4 और वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेक होती है आईज़, जिसमें आपकी प्रॉपर विजन है कि नहीं, आईज़ एकदम ब्राइट, क्लियर, किसी तरीके का कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है, और कलर ब्लाइंडनेस, ये चीज़ें चेक होती है आपकी आईज़ में। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे नोज़ पे, कि चेक करते हैं कि आपकी हड्डी जो है वो डिस्प्लेस तो नहीं है। नाक की हड्डी बराबर होनी चाहिए। जैसे आपको पता है नेज़ल कैविटी होते हैं, 2 होल्स होते हैं, बीच में ये बोन रहती है, कनेक्टेड रहती है, इसको कहते हैं नेज़ल सेप्टम। तो बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। आप लोगों ने सुना भी होगा कि DNS होने पर बहुत लोगों के रिजेक्शन हो जाते हैं। देखिए, इसमें सेप्टम होता क्या है, ये बीच की हड्डी होती है जो नोज़ को कनेक्ट करती है। तो बहुत लोगों में ये फिज़िकल डिसऑर्डर रहता है कि वो हड्डी एक तरफ की इधर से खिसक के थोड़ी इस साइड हो गई, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में वो हड्डी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो उससे बहुत लोगों को क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल, यानी सांस लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो DNS के केस में भी काफ़ी बार रिजेक्शन मिल जाता है अगर वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पोजीशन में होता है तो। ठीक है, अगर आप में भी थोड़ी आपकी नाक की हड्डी अगर प्रॉपर नहीं है, थोड़ी खिसकी हुई है, तो इसको आप योगा आसन करके ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कई आसन है, जैसे आपको अनुलोम विलोम पता होगा। इसके अलावा एक जो इसमें सबसे अच्छा आसन है वो है सर्वांग आसन। इसमें आपको क्या करना है, इस पोजीशन में जो आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको पूरा ज़मीन पे सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को जॉइंट कर लेना है और पहले पैरों को हवा में ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में लाना है, और फिर धीरे धीरे अपनी पीठ को भी हवा में ऊपर लाना है, और अपनी पीठ को आप हाथों के सहारे सपोर्ट दे सकते हो।
आपको इस पोजीशन में कुछ 25 से 30 सेकंड तक का रहना है और सांस खींचनी है। सांस को आपको 5-10 सेकंड तक पकड़ के रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको इस पोजीशन से नीचे आना है। तो अगर जिसके ये डीएनएस की प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके का सर्वांग आसन, ये बहुत ही अच्छा योगा का आसन होता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात नोज़ की। अब हम आ जाते हैं, आपका आईज़ हो गया, नोज़ हो गया, अब हम आते हैं ईयर्स में। वो मशीन के थ्रू आपका ईयर का टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपका कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, पहली बात, उसमें किसी तरीके का पस नहीं निकलना चाहिए। और बहुत से लोगों में क्या होता है, ईयर वैक्स होता है, वो कान की गंदगी नहीं साफ़ करते हैं, तो ईयर वैक्स नहीं बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप अपना मेडिकल जब ये टेस्ट देने जा रहे हो उसके पहले डॉक्टर से पूरे तरीके से अच्छे से आपको कान साफ़ करवा कर ही जाना है, बिल्कुल ज़रा सा भी ईयर वैक्स नहीं मिलना चाहिए। इसमें आपका कैसे एग्जामिनेशन होता है, उस दिन एक ऑफिसर आपके पास खड़ा हो जाता है और एक पेपर को स्क्रैच करने लगता है, जिससे आपके कानों की तरफ ला के स्क्रैच करता है, आवाज़ होती है, और दूसरा ऑफिसर दूर खड़ा होके कुछ नंबर्स तेज़ी तेज़ी चिल्लाता है और आपको वो नंबर्स पहचानने होते हैं और एक एक करके बताने होते हैं। तो बहुत जगहों पर इस तरीके का टेस्ट होता है ईयर का पता लगाने के लिए कि आपकी प्रॉपर हियरिंग है कि नहीं। तो आप इस तरीके के ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये पहले भी आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टीथ पे। ठीक है, टीथ के लिए जैसे आप लोगों को पता है 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे टीथ में जैसे हमारे जो टीथ का अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है, इस तरीके से सेट होता है, उसमें कैनाइन्स, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, इस तरीके से आपके दांत रहते हैं। ठीक है, 4 2 4 6 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है और इन सब के पॉइंट रहते हैं, एक अपर इंसीजर और लोअर इंसीजर, ये पूरा सेट मिलकर एक पॉइंट आपका बनता है। इस तरीके से आपको टोटल 14 पॉइंट्स इसमें चाहिए रहते हैं। अगर आपके 32 के 32 टीथ पूरे सेट हैं, बराबर है, तो आपके 22 पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, टीथ में किसी तरीके की आपको जैसे पायरिया, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पायरिया से क्या होता है, कई बार गम ब्लीडिंग होती है और वो जॉ बोन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो खासकर टूथ में देखा जाता है पायरिया ना हो, बहुत ज़्यादा टूथ कैविटी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो होती है फाउल स्मेलिंग। आपके माउथ से किसी तरीके की फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको टूथ का ध्यान रखना है। 14 आपके डेंटल पॉइंट्स, यानी आपके प्रॉपर 32 दांत ना भी हो तो कम से कम आपके 26 दांत तो प्रॉपर सेट में होने चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा दांत टूटे हुए होते हैं तो भी रिजेक्शन में आ जाते हैं। और ये पायरिया, गम ब्लीडिंग, अनफाउल स्मेलिंग, इन सब से बच के रहना है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब ये पार्ट हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं आर्म्स पे। आर्म्स में आपको क्या करना होता है, इस तरीके से आपको हैंड अपने स्ट्रेच करने रहते हैं और फिर आपको पाम ऐसे आगे की तरफ करके आगे, फिर वो 4 आर्म से आपकी बॉडी के बीच का एंगल मेजर करते हैं। तो वो जो एंगल होता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 डिग्री। ये एंगल आपका 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में बनना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, बहुत लोगों का ये जो एंगल होता है, यानी फोर आर्म और बॉडी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिस तरीके से आप इसमें डायग्राम में अभी देख पा रहे हो, तो उसको कहते हैं कंडीशन को क्यूबिटस वैल्गस। और कुछ लोगों का ये इंक्लिनेशन बहुत कम होता है, यानी एकदम इनके बीच का एंगल बहुत ही कम होता है, लेस देन 3 डिग्री, तो उस केस में कहते हैं क्यूबिटस वैल्गस। तो दोनों ही कंडीशंस में रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब जो क्यूबिटस वैल्गस है, ये विमेन में थोड़ा जो एंगल होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे मेन में जो लिमिट है इसकी वो 15 डिग्री है और विमेन में थोड़ी एक्सटेंड करके इन लोग ने 18 डिग्री कर दी है। तो इस तरीके से जो आर्म्स का रहता है, ये एंगल आपका मेजर किया जाएगा। ये आप घर पे भी कर सकते हो, एक रॉड यहाँ पे रख के और हैंड को ऐसे आगे स्ट्रेच करके फोर आर्म्स को खुला रख के आप एंगल मेजर अपना कर सकते हो। इट शुड बी बिटवीन 5 डिग्री टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपका आर्म्स चेक होता है। ठीक है, ये इसलिए प्रॉपर एंगल पे होना चाहिए जिससे कि आप कभी डिफेंस में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स कैरी करने पड़ेंगे, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स कैरी करने में कोई दिक्कत ना आए, आपका शोल्डर डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से शोल्डर, आर्म्स, ये सब टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पाम्स की। अब आपने सुना होगा स्वेटी पाम्स, यानी पसीने निकलना आपकी हथेलियों पे, तो इसका चेक किया जाता है। अगर जिसकी हथेली में, पाम्स में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, स्वेट आता है, उस कंडीशन को कहते हैं
हाइपर हाइड्रोसिस। ठीक है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा स्वेटी पाम्स होते हैं तो भी रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसका चेक किस तरीके से किया जाता है, उसमें आपसे एग्जामिनर कहता है आपकी दोनों हाथों की उनकी 2 उंगलियों को तेज़ी से आप अपने मुट्ठी में पकड़ ले और फिर वो उसको इससे छुड़ाने की कोशिश करता है। जब वो आपकी पकड़ से अपनी उंगलियां छुड़ाता है और उसको महसूस होता है कि आपकी हथेली में पाम में बहुत ज़्यादा स्वेट है, तो वो एक रिजेक्शन का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है आपकी हथेली से बहुत ज़्यादा स्वेट ना आए। ये ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो बचपन में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर घर में कुछ काम वाम नहीं करते, तो उनकी ये जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट पड़ जाती है। अगर आपको भी ऐसे स्वेटी पाम्स की दिक्कत है तो इसके आप 2 टाइप्स के इलाज कर सकते हो। एक तो बेकिंग सोडा को वाटर में मिलाकर इसमें रगड़ सकते हो, कुछ देर रख के फिर नॉर्मल जेंटल वाटर से आप धो सकते हो, और दूसरा आप स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। तो आपकी ये पूरी लेयर ये वो हटा देगा और एक नई लेयर आपकी डेवलप होगी, जो कुछ पाम की स्किन जो थोड़ी हार्ड स्किन डेवलप होगी। तो इस तरीके से स्वेटी पाम्स का भी वहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी आर्म्स और पाम की। अब बात करते हैं चेस्ट और ब्रेस्ट की। तो मेन में टेस्ट किया जाता है चेस्ट का, उनका मेजरमेंट रहता है, वो उस मेजरमेंट का उनका चेस्ट होना चाहिए, किसी तरीके की उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। विमेन में ब्रेस्ट में चेक किया जाता है कि कुछ भी स्वेलिंग है या लम्प्स नहीं होने चाहिए, कि जो एक सिग्नल होता है ब्रेस्ट कैंसर की ओर। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी उनको साइंस पाए जाते हैं तो वो अगेन वो एक रिजेक्शन का एक मेन कारण बन जाता है। ठीक है, और बाकी आपका एक्सरे अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जाता है लोअर एब्डोमेन का, पेल्विस का, तो उसमें भी बाकी सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं रिपोर्ट्स में। अब आ जाते हैं पैरों की तरफ। लेग्स में क्या होता है, आपको एकदम स्ट्रेट अटेंशन की पोजीशन में वो खड़ा कर देते हैं, एकदम सीधे, बिल्कुल आप जैसे देख सक रहे हो, और आपके फीट को ऐसे वी शेप में आपको रख के एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। ठीक है, फिर वो आपके नीज की पोजीशन देखेंगे। दोनों नीज के बीच में बहुत ही नॉर्मल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो भी रिजेक्शन का कारण हो सकता है, और अगर नीज आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉक नी, तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण हो जाता है। नॉक नी आपका है कि नहीं, इसको आप घर पे खुद ही टेस्ट कर सकते हो। आप शीशे के सामने स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अगर आपका नॉक नी होगा तो आपके दोनों घुटने आपस में मिलेंगे, और जो एंकल होगा, जो आपके पैरों के नीचे जो एंकल होता है, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएगा। तो अगर आप अपने दोनों एंकल को टच नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप में नॉक नी की पोजीशन है। तो आप ये खुद भी टेस्ट कर सकते हो। तो नॉक नी के केसेस में बहुत लोगों को रिजेक्शन मिलता है। तो अब क्या आप ये सोचेंगे अगर नॉक नी है तो क्या आप कभी इस एग्ज़ाम को पास ही नहीं कर सकते? जी नहीं। अगर आपके नॉक नी की थोड़ी कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो उसको भी आप सही कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो ट्राई करके। इसके लिए मेन एक एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं बटरफ्लाई फ्लटर, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इसमें आपको इसी पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है जैसे कि एक बटरफ्लाई फ्लैप बन जाता है, और थोड़ा अपने घुटनों से इसको ऊपर नीचे ऐसे अपनी थाइस को हिलाना है। तो इससे कुछ आपका नॉक नी की जो कंडीशन होती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से मेडिकेशन और योगा से जो आपकी बॉडी में डिफेक्ट्स है वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चेक हो जाता है लेग्स और नी का कंडीशन। अब बात करते हैं फीट की। तो इसमें बहुत लोगों को फ्लैट फीट्स होते हैं जिसके कारण रिजेक्शन मिलता है। इसमें आपको क्या कराया जाएगा, आपको थोड़े से पानी में चलना रहेगा और फिर ज़मीन पे चलना रहेगा, तो आपकी वो पैरों की छाप नीचे बनती जाएगी। ठीक है, तो आपका जो कर्व होना चाहिए वो एक नॉर्मल कर्व होना चाहिए, ना ही हाई कर्व होना चाहिए, ना ही वो फ्लैट फीट होने चाहिए। ठीक है, तो फ्लैट फीट की कंडीशन में भी बहुत लोगों को रिजेक्शन होता है। हाई कर्व के केसेस में वो कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको फ्लैट फीट है तो उसको भी आप घर पे सही कर सकते हो। आपको इस केस में क्या करना है, जस्ट ज़मीन पे सीधे बैठ जाना है, अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट रखना है, आपका जो हील्स का पोजीशन है पीछे हील्स का, उसको ज़मीन पे छुआना है और फीट को ऐसे ऊपर नीचे करना है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे रेस्ट करा सकते हो, और इसको ऊपर नीचे जब आप करोगे तो थोड़ी फ्लैट फीट की जो कंडीशन होती है वो सही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस कर लिया आपका आईज, ईयर्स, नोज, टीथ
आर्म्स, पाम्स, चेस्ट, रिब्स और लेग्स। बात बची है वो है प्राइवेट पार्ट्स की, जो हम आज के वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। वो हम लेडीज़ का प्राइवेट पार्ट्स के लिए उसमें मतलब क्या क्या बीमारी हो सकती है जिस कारण आपको रिजेक्शन मिलता है, वो सारी डिजीज़ेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उस वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए उसके लिए ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ये सब सारी चेकिंग टेस्ट आपके साथ किए जाते हैं, और आपके लिए आपको ऑल दी बेस्ट अपने आने वाले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं न्यू सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।